हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो वहाँ पर हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को दो पार्ट्स में बांटा था। एक था अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में अपन ने कल पढ़े थे वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के साथ साथ फिर हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से और डिसीजेस क्रिएट होती है। तो हमने सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया दो डिस्कशन किए। आज हम तीसरी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तीसरी डिसीज़ जो है वो है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेस को कंपाइल करके कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में एरर आने लग जाती है तो उस वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया जैसी डिसीज़ क्रिएट होती है। ये डिसीज़ जो है ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, हमारी बॉडी में 22 कॉमन क्रोमोसोम होते हैं और एक एक सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल में और फीमेल में। तो जो 22 क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है वो उनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक एक्स लिंक्ड डिजीज़, एक्स लिंक्ड डिसीज़ का मतलब होता है जो एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट डिसीज़ है, और एक होती है वाई लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसीज़। वाई लिंक्ड डिसीज़ जो है वो क्रोमोसोम वाई पे होता है। तो जब वाई लिंक्ड कोई डिसीज़ होगी तो वो केवल और केवल किस में हो पाएगी, मेल में, है ना। और एक्स लिंक डिसीज़ जो होगी उसमें रेयर केसेस में जो फीमेल होती हैं वो कैरियर होती हैं और मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अफेक्टेड होते हैं या नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर है इससे अफेक्टेड व्यक्ति जो होता है, मतलब ये बीमारी जिसको भी होती है उसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन जो है एक अमीनो एसिड, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है। और जब उसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाता टायरोसिन में। और जब वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता है। अब जब वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या होगा कि बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, बॉडी में जब वो डिपॉजिट होने लग जाएगा तो फिनाइल एलेनिन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में और उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखना कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसकी कमी हो गई। अब जब उसकी कमी हो गई तो फिनाइल एलेनिन जो है वो पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि भाई वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा। जब वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये जाके ब्रेन में न्यूरॉन्स में डिपॉजिट होने लग जाता है। जब आपकी न्यूरॉन्स में कोई चीज़ आके ब्लॉक कर देगी, छोटे छोटे पाइप है, पाइप में कचरा आ जाएगा, तो आप जो भी ड्रेनेज है या जो भी पानी वगैरह सप्लाई हो रही है वो क्या प्रॉपर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जब वो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, ब्रेन में और न्यूरॉन्स में जब फिनाइल पायरुविक एसिड आके डिपॉजिट होने लग जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन क्रिएट होने लग जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बॉडी में और ज़्यादा अमाउंट में फिनाइल एनिलीन बनने लगता है तो ये यूरिन के थ्रू भी बाहर आने लग जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका किडनी एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पा रही, किडनी इसको वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रही है। अब जब किडनी इसको वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है तब क्या हो रहा है कि ये यूरिन के थ्रू बाहर आता है, और ऐसा व्यक्ति जब यूरिनेशन करता है तो उसकी यूरिन हवा के कांटेक्ट में आने पर, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर क्या होती है, ब्लैक हो जाने लगती है। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनूरिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कैसी डिसीज़ है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट डिसीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ये ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है। ये सारी रेसेसिव हैं, फिनाइल कीटोनूरिया भी रेसेसिव है और ये थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल है,
और रेसेसिव है। ऑटोसोमल है, इसका मतलब इसमें मेल भी अफेक्टेड हो सकता है और फीमेल भी अफेक्टेड हो सकता है। ये डिसीज़ जो है ये पेरेंट्स से उसके बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती है, जब पेरेंट्स कैसे होते हैं, कैरियर, मतलब कि हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस मैंने आप लोगों को बताया था, और चीज़ें आज क्लियर कर देंगे। जब एलील सेम होते हैं तो होमोजाइगस होता है, और जब एलील अलग अलग होते हैं, मतलब ट्रेट अलग अलग होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट पेयर के, तब वो हेट्रोजाइगस होता है। और जब वो हेट्रोजाइगस होता है तो वो क्या होता है, कैरियर होता है। ठीक है, इस कंडीशन में म्यूटेशन के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और म्यूटेशन कैसा म्यूटेशन, या तो डिलीशन, ठीक है, या पॉइंट म्यूटेशन के कारण। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में दो तरीके की चेन पाई जाती है। एक है आपका अल्फा चेन और एक है आपकी बीटा चेन। ठीक है, तो इसमें ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन प्रोटीन है। हीम जो है वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, इसलिए वो बनके दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिलीशन या म्यूटेशन के कारण ग्लोबिन चेन जो है उसकी सिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, जिस वजह से ये डिसीज़ या ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब जब ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का जब फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा सही से, जिसके कारण व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और जब व्यक्ति को एनीमिया हो जाएगा तो इस डिसीज़ का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको एनीमिया होता है। थैलीसीमिक पेशेंट को एनीमिया होता है, और वो किस कारण से होता है, अब आपसे कोई पूछे तो बनना चाहिए कि जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एबनॉर्मल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ग्लोबिन चेन जो है उसकी सिंथेसिस की रेट कम हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अफेक्टेड ग्लोबिन चेन जो है उसके आधार पर थैलेसीमिया को बेसिकली कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अल्फा थैलेसीमिया की। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, इस टाइप का जो थैलेसीमिया होता है वो जीन के डिफेक्ट के कारण होता है। अब वो जीन कौन कौन से हैं, एक है HbA1 और एक है HbA2 जीन। ठीक है, ये दोनों जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं बीटा ग्लोबिन चेन में। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके का जो थैलेसीमिया है वो अल्फा जीन के गड़बड़ी के कारण होता है। अल्फा ग्लोबिन चेन में जो 2 जीन होते हैं HbA1 और HbA2, उन जीन की गड़बड़ी के कारण ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम 16 पर। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोमोसोम 16 में जो HbA1 और HbA2 जो 2 जीन होते हैं उसमें डिफेक्ट के कारण ये अल्फा थैलेसीमिया क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसके कारण ये डिसीज़ क्रिएट होता है, और जीन भी डिफेक्ट होते हैं, जीन में भी डिफेक्शन हो जाता है। अब वो जीन कौन कौन से हैं, वो जीन है HbB जीन। ठीक है, वो जीन का नाम क्या है, HbB जीन। ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम 16 पे, और जो बीटा थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे। नेक्स्ट आते हैं डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर HbD जो जीन होता है उसके डिफेक्ट के कारण ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 थैलेसीमिया देखे, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल क्या है, पहला है कि इफ़ कैरियर वुमेन मैरिड विद द नॉर्मल मेन, यदि कैरियर वुमेन की शादी नॉर्मल मेल से कर दी जाती है तो क्या होगा। अब आप देखो, थैलेसीमिया वाली जो कैरियर वुमेन है उसके पास 2 क्रोमोसोम है X वाले, लेकिन एक अफेक्टेड है। ठीक है, मैंने इसको T से डिनोट किया है, और जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल है। तो जब इनके बीच का क्रॉस होगा तो पहली फीमेल जो मिलेगी वो कैरियर मिलेगी, पहला मेल जो मिलेगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, दूसरा मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और दूसरा
जो फीमेल मिल रही है वो कैसी होगी, नॉर्मल मिलेगी, और दूसरा मेल जो मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। मतलब 25-25 100% को 4 भाग में डिवाइड करो तो 25-25 की प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो एक फीमेल कैरियर, एक मेल अफेक्टेड, एक मेल नॉर्मल और एक फीमेल नॉर्मल मिलती है। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कशन कर लिया फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में, थैलेसीमिया के बारे में, थैलेसीमिया के टाइप हमने देख लिए। ठीक है, थैलेसीमिया के टाइप के बाद अब हम आएंगे, ये एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि नॉर्मल फीमेल की शादी, नॉर्मल फीमेल मैरिड विद द अफेक्टेड मेल, अब यहाँ पर फीमेल नॉर्मल है लेकिन मेल अफेक्टेड, और पहली कंडीशन में फीमेल कैरियर थी और मेल अफेक्टेड था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फीमेल नॉर्मल है और मेल अफेक्टेड है। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, पहली फीमेल मिलेगी कैरियर, पहला मेल जो मिलेगा वो नॉर्मल, दूसरी भी फीमेल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कैरियर, और दूसरा मेल जो मिलेगा वो नॉर्मल। जब अफेक्टेड मेल और नॉर्मल फीमेल की शादी हो रही है तो यहाँ पर दोनों फीमेल कैसी मिल रही हैं, कैरियर, क्योंकि एक एक जब गुणसूत्र का जोड़ा बन रहा है क्रोमोसोम का, तो एक क्रोमोसोम तो फीमेल से आ रहा है और एक मेल से आ रहा है, तो मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, जिस वजह से पेयरिंग में दोनों फीमेल कैसी हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि ये एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें गड़बड़ी के कारण ये क्रिएट होती है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति जो है उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाती, और रोडोप्सिन प्रोटीन ना बन पाने के कारण वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसको समझ में नहीं आता कि रेड कलर क्या है और ग्रीन कलर क्या है, उसको सब सारे कलर ब्लैक एंड वाइट ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट कुछ जीन के म्यूटेशन हो जाने के कारण होता है। ये याद रखिएगा, ये भी एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो डिफेक्ट है ये फीमेल में बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि मेल में ये अधिकांशतः देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए फीमेल क्या होंगी, कैरियर होंगी या नॉर्मल होंगी। ठीक है, लेकिन मेल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर ब्लाइंड जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, इसलिए मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम है। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ़ कलर ब्लाइंड मेल मैरिड विद द नॉर्मल फीमेल, यदि कलर ब्लाइंड मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से होती है तो क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल नॉर्मल है और जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, जब क्रॉस कराएंगे तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम और इसका एक्स क्रोमोसोम 2 पेयर बने, तो फीमेल जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कैरियर। फिर इसका एक्स क्रोमोसोम और इसका वाई क्रोमोसोम, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल मेल। फिर यहाँ पर दूसरी फीमेल भी कैसी मिल रही है, कैरियर मिल रही है, और मेल जो कैसा मिल रहा है, ये नॉर्मल मिल रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों मेल कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, और दोनों फीमेल कैसी होंगी, कैरियर होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को बहुत अच्छे से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि 50% फीमेल कैरियर है और 50% मेल जो है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट है कि यदि नॉर्मल मेल की शादी कैरियर फीमेल के साथ कर दी जाती है तो क्या होता है। नॉर्मल मेल है, ठीक है, मेल नॉर्मल है और फीमेल कैसी है, कैरियर है। अब यहाँ पर देखो, जब इसका एक्स क्रोमोसोम और इसका एक्स क्रोमोसोम पेयर बनाएगा तो फीमेल कैसी मिल रही है, कैरियर। ठीक है, इसका एक एक्स क्रोमोसोम, इसका वाई क्रोमोसोम, तो मेल कैसा मिल रहा है, अफेक्टेड। इसका एक्स क्रोमोसोम, इसका एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल कैसी मिल रही है, नॉर्मल। इसका एक्स क्रोमोसोम और इसका वाई क्रोमोसोम, तो मेल कैसा मिल रहा है, नॉर्मल। तो मतलब 25% फीमेल कैरियर, 25% मेल अफेक्टेड, 25% फीमेल नॉर्मल और 25% मेल जो है वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तो आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर क्लियर हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने क्या क्या देखा, जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने
हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा और हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चंस चाहिए हो या प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बताएं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो ले आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे बेस्ड रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और जो डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू।